आपको जो एग्जाम्पल्स की लिस्ट वगैरह बनाने को कही थी वो बेटा एज सुन एज पॉसिबल बना लो चैप्टर को। ये बहुत छोटा चैप्टर है, इसको पैकअप करते चलना। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे मैंने तुम्हें ह्यूमन का दिखाया तो पूरा क्लासिफिकेशन, तो आप ये ध्यान में रखना कि देयर आर 7 मेन कैटेगरीज, 7 मेन कैटेगरीज हैं, बट स्टिल उनकी सब कैटेगरीज भी हैं। तो आप ये एक लिस्ट बस आपको ध्यान रहना चाहिए, बहुत जरूरी नहीं है कि आप याद करके बैठो, बट याद एक बार देख के आपको नजर में रहना चाहिए कि सब चीजें आपने पढ़ी है। ये ट्राइब ध्यान रखना, ट्राइब आपको पीवाई की उसमें मिल जाएगा। ट्राइब, ट्राइब सब फैमिली से छोटा और जीनस से बड़ा होता है, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, स्पीसीज, सब स्पीसीज और वैरायटी। वैरायटी अभी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह पढ़ोगे ना, बॉटनी का हाइब्रिड्स वगैरह, तो वहां पे आप राइस की वैरायटी देखोगे। तो सब स्पीसीज के अंदर आती है वैरायटी। ये दो चीजें आप ध्यान रखना, ट्राइब एंड वैरायटी। ओके, ऑल्दो आपके मेन मेन कैटेगरी, मेन टेक्सॉन्स क्या है? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो ट्राइब को ध्यान रखना, ट्राइब की लोकेशन क्या है? फैमिली से छोटा, जीनस से बड़ा है। ये सब मेन में नहीं आता है। ओके, दिस इज लाइक अ ट्री। ब्रांचेस दिख रहा है आपको, बहुत प्यारा इमेज है। ब्रांचेस दिखाते हुए कि आप हायरार्की की एक मोटे स्टेम से निकलते हुए आप देखते हो कि कई सारी ब्रांचेस निकलती जाती है, और फाइन ब्रांचेस होती हैं जो नई ब्रांच होती हैं या ग्रो कर रही होती हैं। देखा है इस तरीके का स्ट्रक्चर? तो उसी तरीके से ये हो गया किंगडम, सबसे लार्जेस्ट वाला, ब्रॉडेस्ट वाला। इसके ऊपर भी डोमेन आता है बेटा। 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आ चुका है, कॉलवूज ने दिया है, बट वो अभी आप लोगों के लिए अप्लीकेबल नहीं। 6 किंगडम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन, मोनेरा को उसमें क्लासिफाई कर दिया गया। तो किंगडम, फाइलम, ओके, तो आप देख लो ये ब्रॉडर, ये फाइनल। इधर आपके मोर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये हम बार बार आपको रिपीट करते हैं। इधर आपके लेस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंपैरिजन के लिए। ओके, यहाँ जनरल है, यहाँ स्पेसिफिक, क्लोज है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अपना है, लास्ट टॉपिक, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम नहीं है, एड्स मीन्स हेल्थ, हेल्थ। ओके, हेल्प करने के लिए टैक्सोनॉमिकल अगर स्टडी कोई कर रहा है तो उसको किस किस तरीके की चीजें हैं जो उसे हेल्प करेंगी। ओके, समझना आप इसको। अब ऑब्वियसली मैंने तुम लोग को पहले भी बताया कि जब मिलियंस मिलियंस ऑफ स्पीसीज नोन और अननोन आपके अर्थ पे प्रेजेंट हैं, तो उस केस में किसी स्टूडेंट का एक अपना वे होगा कि उसको स्टडी कैसे करना है, रिसर्चर का एक अपना वे होगा, कोई रिसर्चर होगा, कोई ऑलरेडी टेक्सोनॉमिस्ट बन चुका होगा तो उसका एक अपना व्यू होगा कि वो किस तरीके से नई डिस्कवरी में लगा होगा। ठीक है बेटा, तो ऑब्वियसली जो स्टूडेंट होगा, जो रिसर्चर है, जिसको कुछ स्टडी करना है, उसको सर्टेन हेल्प की नीड होगी कि वो किसके बेसिस पे टैक्सोनॉमिकल स्टडी को करने बैठे, क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है कि करोड़ों करोड़ों स्पीसीज को लेके वो ऐसे ही स्टडी करने बैठे। तो उनकी प्रॉपर जो कैटेगरीज है, क्लासिफिकेशन है, उनकी स्टडी करने के लिए कुछ एक लिविंग और नॉन लिविंग मतलब आफ्टर डेथ, इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स को स्टोर किया गया है, या तो रिटन फॉर्म में, या तो लिविंग को स्टोर किया गया है, या तो प्रिजर्व स्टोर किया गया है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल एज। जैसे ऑल ऑफ यू अवेयर अबाउट द बॉटनिकल गार्डन, रोज गार्डन, फ्लावर गार्डन, इस तरीके के गार्डन में आपने विजिट किया होगा या सुना होगा। ठीक है, रॉक गार्डन, तो दे आर लाइक कि हाँ उस चीज का बना होगा और उसके अंदर उस पर्टिकुलर एरिया में आपको उस चीज से रिलेटेड कई सारे स्ट्रक्चर्स, कई सारे स्टोर किए हुए वहां पे लिविंग स्ट्रक्चर दिख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ रोज गार्डन, तो रोज गार्डन के अंदर गुलाब के अलग अलग प्रजातियां, गुलाब की अलग अलग वैरायटी, सब स्पीसीज उनके लगे हुए आपको रेड रोज दिखेगा, आपको ब्लैक रोज दिखेगा, येलो रोज दिखेगा, हाइब्रिड रोज दिखेगा। ठीक है, बड़े रोज दिखेंगे, छोटे रोज दिखेंगे, लेकिन वो रोज गार्डन है तो पूरे गार्डन में क्या दिखेगा आपको? रोज।
ओके, अब दिस इज बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन इज नॉट एक, आप ऐसा समझो कि आपके घर में अगर आपका एक गार्डन है, उसको भी अगर आपने लेबलिंग कर दी और क्लासिफिकेशन कर दिया, लेबलिंग कर दी, क्लासिफिकेशन कर दिया, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हर प्लांट के ऊपर आपने एक टैग लगा के रख दिया, तो वो भी बॉटनिकल गार्डन में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज नॉट लिमिटेड फॉर द बाउंड्री, ये किसी बाउंड्री किसी प्रिजर्वेशन से रिलेटेड नहीं है। इट इज जस्ट एन एरिया जहाँ पे बॉटनिकल प्लांट्स को, ऑब्वियसली प्लांट है तो बॉटनिकल ही होंगे, बॉटनिकल प्लांट्स को एक नेमिंग सिस्टम और उनकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टैग दिया गया। कभी विजिट किया तुम लोगों में किसी ने? कहीं देखा है तुम लोगों ने इस तरीके का? मैं एक इमेज लगाती हूँ। नर्सरी वगैरह में भी गए होगे अगर कभी फ्लावर वगैरह खरीदने, तो भी देखा होगा उन लोग थोड़ा सा कहीं कहीं जो एडवांस नर्सरी होती है वहां पे लगा के रखते हैं, अदरवाइज माली जो होते हैं वो बताते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देखो, जैसे ये मैंने एक लिया अभी गूगल से, तो एक आपको दिख रहा है कि इस पे लेवल लिखा हुआ है, तो ये उसका साइंटिफिक नेम हो गया। लोकेशन हो जाता है कि कहाँ से आइसोलेट किया गया, किस कैटेगरी का है। इस तरीके की कोई भी देखो, ये फैमिली का नाम हो गया, एशिया या फैमिली क्लास, इस तरीके से वहां पे एक डिस्क्रिप्शन रहेगा, तो उसको आप बॉटनिकल गार्डन बोलो। तो चलो खैर वन बाय वन देखेंगे। तो हार्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, मोनोग्राफ, म्यूजियम, आपने म्यूजियम भी बहुत सुना होगा, जूलॉजिकल पार्क, जू वगैरह शायद घूमने भी गए होगे, तो जू देखे होगे, कीज, फ्लोरा, मैनुअल। तो आपको यहाँ पे कुछ देखो, जूलॉजिकल पार्क, फ्लोरा, बॉटनिकल गार्डन मैं मार्क कर रही हूँ, दीज आर लिविंग। यहाँ पे ऑलरेडी लिविंग अभी भी प्लांट और एनिमल्स को रखा गया है। लेकिन आप म्यूजियम देखो, दिस इज डेड एंड प्रिजर्व। की एक तरीके का एनालिटिकल होता है, आपको ऑन पेपर क्वेश्चन आंसर और उसके अकॉर्डिंग आप जाते हो कि हाँ क्या चीज है, देखेंगे एग्जाम्पल। मैनुअल भी क्या हुआ, ऑन पेपर है। हार्बेरियम, प्लांट के डेड होते हैं, हार्बेरियम पे स्टिक किए रखते हैं पार्ट को, प्लांट के पार्ट को। मोनोग्राफ भी एक डॉक्यूमेंट है। तो कुछ यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट है, ओके, कुछ लिविंग है, समझ में आ रहा है बात, कुछ डेड है और स्टोर है, प्रिजर्व है। जैसे शायद आपके स्कूल वगैरह के लेबोरेटरी में आपने बायोलॉजिकल लेबोरेटरी होगी, तो आपने एक जार देखा होगा, उस जार के अंदर मैक्सिमम स्टारफिश, फीता क्रीमी, टेपवर्म, स्टारफिश, ये स्टोर करके रखते हैं लोग। थोड़ा सा स्कूल बनता है तो एक छोटे 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 जार देखे होंगे और उसके अंदर लिक्विड जैसा स्ट्रक्चर दिखा होगा, फिर उसमें कुछ कुछ एनिमल ऐसे स्टोर करके रखे होते हैं, दैट इज प्रिजर्व। वो छोटे काइंड, छोटा लेवल पे हो गया लेबोरेटरी का। उसी तरीके से बड़े लेवल पे है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूजियम। ओके बेटा, तो आपको समझ में आ रहा है कि इन सभी जगह पे एनिमल और प्लांट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसको आप घूमो, देखो, पढ़ो, पढ़ाई के हिसाब से कर सकते हो, घूमने के हिसाब से, एंजॉय करने के हिसाब से कर सकते हो। डायनासोर का म्यूजियम बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। दैट इज बेस्ड ऑन कि उसकी फॉसिल स्टडी, जो फॉसिल पार्ट मिले, कहीं पूरा का पूरा डायनासोर नहीं मिला, टोटली एक्सटिंक्ट एनिमल है, तो डायनासोर के जो पार्ट मिले उसको असेंबल करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि डायनासोर जैसा दिख रहा है। समझ रहे हो बच्चा? एक रेशियो होता है ना कि हाँ, हाथ का बोन इतना मिल रहा है तो हाथ का साइज ये होगा, फिंगर की साइज ये होगी, एक रेशियो का आइडेंटिफिकेशन लगता है और उन सारे पार्ट्स को जोड़ जोड़ के एक एनिमल का स्ट्रक्चर बना दिया गया, तो उससे म्यूजियम प्रिपेयर हो। इन शॉर्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, हम डिटेल में आपको बताते हैं वन बाय वन।
स्क्रीनशॉट लेते चलना बेटा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। आप समझ लो लिविंग वर्ड का एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। टैक्सोनॉमिकल एड। चलो, techniques, procedure and stored information that are useful in identification and classification of organisms ऑलरेडी नोन है, तो क्लासिफिकेशन उसके आइडेंटिफिकेशन को पढ़ने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, उस तक आपको पहुंचने के लिए, जैसे मैं आपको इंफॉर्मेशन दिया, मैंने ह्यूमन ह्यूमन इज नोन स्पीसीज, तो कल आपने देखा था कि एक मैंने पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया आपको होमोसैपियंस सैपियंस का। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन से आप वहां तक पहुंच गए। बट अननोन होगा तो नोन से कंपेयर करते हुए हम उसके कैरेक्टर के थ्रू आइडेंटिफाई करेंगे, नेमिंग करेंगे एंड देन क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें जो आइडेंटिफाई करने के लिए आप कैरेक्टर को मैच कर रहे हो, क्लासिफिकेशन करने के लिए आप जो हायरार्की देख रहे हो, उन सभी के लिए हेल्पफुल क्या होगा बेटा, जो ऑलरेडी गिवन इंफॉर्मेशन, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड। ठीक है, देखो ये बॉटनिकल गार्डन है क्यू का। चलो पहले आपके एनसीईआरटी देखते हैं, फिर इमेजेस तो हम ऐसे ही घुमा देंगे थोड़ा सा। आज समझो ट्रिप पे चल रहे हो, है ना, थोड़ा सा घूम लो सुबह से। टैक्सोनॉमिकल एड में टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट, एनिमल एंड अदर ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर। अब इंडिया में या कहीं पे भी आप देख रहे हो कि मैंने बताया कि ह्यूमन जो है वो बहुत सेल्फिश है। ओके, वो अपने कमर्शलाइजेशन, एग्रीकल्चर, इन सभी चीजों को यूज करने के लिए बहुत सी चीजों को डिस्कवर कर रहा है, बहुत सी चीजों को सेव करके रख रहा है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे रखा है कई बार, शुगर केन का। गन्ने गन्ने की जो फसल है, शुगर केन की जो फसल है, जो आप सभी के घरों में चीनी के फॉर्म में आप शुगर यूज कर रहे हो, वो एक्चुअली नेचुरल नहीं रह गई है, अब वो कल्टीवेटेड क्रॉप है। अगर ह्यूमन उसको लगाना छोड़ दें तो गन्ने की फसल धरती पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसका फ्लावर नहीं होता है, उसमें गैमेट नहीं बन रहे हैं। तो दिस इज द पार्ट ऑफ वेजिटेटिव कल्टीवेशन। ओके, तो अब उसको जब तक रखना है, शुगर को लेना है, तो तब तक वो वहां पे ह्यूमन मेड क्रॉप, ह्यूमन ही कल्टीवेट करता रहेगा उसको, और वो धरती पे एग्जिस्ट करेगी। तो बाय द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री या कोई इंडस्ट्री कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, हमें पता है हमें प्लांट के सोर्स से बहुत सारी चीजों को हम लोग प्रोड्यूस भी करते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है कई प्लांट्स का। ओके, एंड इन जनरल इन नोइंग अवर बायो रिसोर्सेज। ठीक है, अपने सराउंडिंग बायो रिसोर्सेस को एंड देयर डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी की स्टडी तो अपने आप में एक ब्रांच है बेटा। तो हम इन सभी के लिए हमें कुछ स्टडीज और हेल्प के लिए नीड पड़ता है, दैट इज टैक्सोनॉमिकल एड। दिस स्टडी वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म है उसकी करेक्ट इंफॉर्मेशन, आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर होगा तभी तो उसका नेमिंग और क्लासिफाई हो पाएगा, वो बेटा प्रॉपर कैटेगरी में प्लेस कर दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है इनवर्टिब्रेटा का और आप उसको प्लेस कर दोगे वर्टिब्रेटा में। तो यू शुड नो द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दैट पर्टिकुलर अननोन ऑर्गेनिज्म कि उसको कहाँ पे प्लेस करना है। ओके, identification of organisms requires intensive laboratory and field studies। यूं ही बैठ के तो नहीं कि हाँ आंख बंदी करके, जैसे अपन पेन का डॉट बनाते हैं ना, कि जहाँ पे मेरा पेन पड़ेगा और वो चीज हो जाएगी, दो तीन चीजों में चूज करना होता है तो आंख बंद करके कभी उंगली रखते हैं कभी ऐसे। तो हम लोग गेम खेलते थे एक छोटे पे, तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके कहीं पे भी किसी को भी क्लासिफाई करते हैं। इट रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। The collection of actual specimen of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic study. Okay, एक्चुअल स्पेसमेन होना चाहिए, रियल स्टडी होनी चाहिए, उसके प्रूफ होने चाहिए, तभी आप उसको रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हो। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के लिए आप एक ट्रेनिंग डेटा, मतलब ऑलरेडी नोन को आप प्रूफ के साथ रख रहे हो, तो आप उसके बेसिस पे जब न्यू को कंपेयर करते हो, दैट विल बी टेस्टिंग। टेस्टिंग टेस्टिंग हो जाता है कि आप ये जान रहे हो और एक अननोन को टेस्ट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेनिंग।
तो उसी तरीके से ट्रेनिंग को बनाने के लिए क्या किया गया होगा कि काफी फंडामेंटल स्टडी हुई होगी, उसके डेटा मैच किए गए होंगे, सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज को देखा गया होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखा गया होगा। ठीक है बेटा। It is used for classification of an organism and the information gathered is also stored along with the specimen. ठीक है, स्पेसमैन पॉसिबल है तो स्पेसमैन रहेगा, अदरवाइज मैंने अभी आपको बताया कुछ ऑन पेपर है, कुछ डेड है, कुछ लिविंग है। तो जिस तरीके से आपको सोर्सेज अवेलेबल है उस तरीके के आपका टैक्सोनॉमिकल एड को आप प्रिफर कर सकते हो। In some cases, the specimen is preserved for future studies. कुछ केसेस में फ्यूचर स्टडी के लिए सेव रहते हैं। Biologists have stabilized certain procedures and technique to store and preserve the information as well as the specimen. Obviously, without technique, without chemical, without procedures के तो ये सब हो नहीं सकता ना बेटा, ऐसे ही उठाया और घर के किसी कोने में रख दिया तो प्रिजर्व हो जाएगा। आपको पता है कि नेचर में एक ऑटोट्रॉफिक है, एक हेट्रोट्रॉफिक है, एक डिकम्पोजर है। तो आप कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट ऐसे लाके रख दोगे और वो डेड है तो वो ऐसा नहीं है कि वो सरवाइव वहां पे, मतलब उसकी बॉडी भी सरवाइव होगी, वो डिकम्पोज होगी, डिके होगा उसका। ओके। तो अगर आपको उसको सेव करना है तो कुछ केमिकल्स यूज करने पड़ेंगे, कुछ उसका प्रोसीजर होगा जिसको फॉलो करके उसको स्टोर किया जा सकता है। Some of these are explained to help you understand the uses of these ads. First है herbarium. Herbarium, herbarium is a store house of collected plant. पहला क्वेश्चन यही है कि herbarium कभी एनिमल का नहीं होता है। ठीक है। Herbarium is a file like structure जिसको आप एक ठीक है। हार्बेरियम को आप देखो, हार्बेरियम कैसा है, सिर्फ प्लांट के लिए बनता है। जैसे आप A4 साइज के पेपर देख रहे हो, हार्बेरियम की साइज होती है, स्टैंडर्ड साइज होती है। और उस हार्बेरियम पे आप ड्राई किया हुआ, ये ऐसा ड्राइंग नहीं है बेटा, ये समझो आपकी आपने एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, शायद तुम लोगों ने रिलेट भी किया होगा कभी कभी। कोई पत्ती, एक तुम लोग यहाँ पे कुछ त्योहार मनाते हो, उसमें इस तरीके की लीफ होती है, मैं उसका नाम भी भूल रही हूँ, वो बच्चे मुझे देते हैं, दिए थे। ठीक है, शायद गुरु पूर्णिमा के दिन। तो इसको मैंने रख रखा है, स्टोर कर रखा है, ऐसे बुक के बीच में वो रखा हुआ है, तो ये सूख गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से किसी ने किसी को कोई रोज वगैरह, येलो रोज, रेड रोज गिफ्ट किया, तो उसने रख दिया, कॉपी की बुक के बीच में रख दिया, तो वो डिजेनरेट नहीं होगा। दशहरा। हम्म। ठीक है बेटा। ठीक है, तो उस केस में आप उसको ऐसा नहीं कर रहे हो कि वो आप सड़ने के लिए आपने छोड़ दिया, और वो ऐसा भी नहीं है कि वो लिविंग रह गया, समझना। तो वो कंडीशन कैसी आएगी, अब आप लोग जितने लोग ये किए होगे समझ जाओगे। तो वो आपके बुक के बीच में, कॉपी के बीच में रखे रखे वो धीरे धीरे उसके टिश्यू, उसके प्रोटोप्लास्ट सभी खत्म हो चुके हैं, वो लिविंग नहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि वो प्रॉपर प्रेस था, तो उस वजह से वो धीरे धीरे ड्राई होते हुए उसी कंडीशन में, इट इज नॉट लाइक अ फॉसिल, ठीक है, फॉसिल भी नहीं है ये, तो उसी कंडीशन में वो वहां पे एक तरीके से प्रिजर्व्ड हो गया, सूख गया। तो जब सूखा तो जहां पे जैसा था वो उसी तरीके से, जैसे जैसे सपोज ये फर्न का स्ट्रक्चर, आपको फर्न है एक प्लांट, उसका इमेज दिख रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके का, आपको 12th में एक यहाँ पे प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट भी सबमिट करने का ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको फ्लोरल पार्ट, आप फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल पार्ट पढ़ते हो रिप्रोडक्शन में, तो आप कैलिक्स, कोरोला, स्टेमेन और गाइनोशियम, इनको आप पिक करके और पूरा आप उसको ड्राई अप करके टेपिंग कर देते हो, उसको स्टिक कर लेते हो। तो जस्ट आपको ये समझो कि हार्बेरियम कभी भी एनिमल का नहीं होता है, हार्बेरियम का एक स्टैंडर्ड साइज है। हार्बेरियम में प्लांट को ड्राई करके स्टोर किया जाता है, और ये ऐसा नहीं है बेटा कि ये इसमें ड्राई करके फिर यहाँ पे लगाने में बहुत ज्यादा एकदम आराम से इसको हैंडल करना होता है, तो ये बहुत इजी चीज नहीं है। जितने फाइन जैसे आप उठाओगे ना, तो ये यहाँ से टूट सकता है, ये यहाँ से टूट सकता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई अप हो चुका है। ठीक है, तो बहुत प्रॉपर वे में करना होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि
कई केसेस में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में नहीं होता है कि आप हार्बेरियम पे लगाने के बाद उसको ड्राई करो, क्योंकि फिर उसके टिश्यू वगैरह के निशान, हार्बेरियम गंदी हो सकती है, इसके पेपर पे रॉटनिंग आ सकती है। तो आप वो जहाँ पे भी वो रखते हो ना, वहां पे उसको थोड़े टाइमिंग के लिए ड्राई करने के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद उसको प्रॉपर हार्बेरियम पे प्लेस करते हैं। और हार्बेरियम से रिलेटेड आपको कुछ इंफॉर्मेशन उसके नीचे ही एक, जैसे आप ये इमेज दिख रहा है, जैसे आप लोग कॉपी कवर लगाते होगे ना, तो बुक वगैरह पे कवर चढ़ाते होगे। अब देखो ये हिबिस्कस का है, गुड़हल, तो कितना आपको रियल इमेज है, रियल प्लांट का पार्ट है, लेकिन डेड हो चुका है। ठीक है, तो ये इसी इसी शेप में ये ड्राई हुआ, उसके बाद आपने धीरे से आराम से उठाया और इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया। अभी तो प्रैक्टिकल वगैरह बहुत कम हो गए, हम लोग पता है 3-3 4-4 महीने पहले ही ये सब काम स्टार्ट कर देते थे। 10th 11th में आसपास के अपने फ्लोरा से आपको हार्बेरियम फाइल बनाना होता था, 20-20 ऐसे समझ लो कि हम लोग को मिलती थी, ताकि आपको वैरायटी, तो हम लोग गेहूं का, राइस का, ये गुड़हल तो बहुत कॉमन है, मैरीगोल्ड का, रोज, ये सब जो नियर बाय, तुलसी का पेड़, इन सभी के फाइलें हम लोग बना के रखते थे। और बहुत प्यारा, मतलब जिसका जितना अच्छा है, कुछ तो टूटता ही है बेटा, ऑब्वियसली डीके होता है, बट फिर भी वो प्रिजर्व फॉर्म में एक रहता है, और इसके ऊपर फिर केमिकल से स्प्रे कर दिया जाता है, माउंटिंग हो जाती है इसकी। तो खैर, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस तरीके से बना। अब दूसरे को कैसे पता चलेगा कि ये क्या है? आई आई नो कि ये हिबिस्कस है, तो मैंने आपको बता दिया, हो सकता है आप में से कोई जानते ही ना हो कि ये क्या है। तो उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, सेम एज लाइक कि आपकी मैथ की बुक है, तो आपने मैथ की बुक पे कवर चढ़ाया होगा क्लास में, मतलब स्कूल टाइम में, अभी हो सकता है नहीं चढ़ाते हो, और उसपे एक स्टिकर आप लगाते थे, यूज किया है सबने? ठीक है, सोशल स्टडी की बुक है, तो उसके ऊपर एक स्टिकर है, सारी इंफॉर्मेशन कॉमन आती है, क्लास का नेम, बच्चे का नेम, स्कूल का नेम, सब कॉमन आता है। चेंज कहाँ आता है? सब्जेक्ट, वो किस चीज की है, समझ रहे हो? उसी तरीके से एक स्टिकर इसका हो गया। स्टिकर क्या, हार्बेरियम में जो स्ट्रक्चर होता है उसके नीचे इंफॉर्मेशन लिखी होती है, कलेक्टर का नेम, कलेक्टर मतलब वो डीएम वाला कलेक्टर नहीं, जिसने कलेक्ट किया उसका नाम, ठीक है, क्या है इसका लोकल नेम, क्या है इसका साइंटिफिक नेम है, कलेक्शन के डेट क्या है, इस तरीके से रिलेटेड किस फैमिली का है, क्या है इंफॉर्मेशन जो वहां पे दी जा सकती है। अलग अलग हार्बेरियम का अलग अलग स्टैंडर्ड होता है। तो समझ में आया हार्बेरियम क्या है? चलो बैक टू एनसीईआरटी चलते हैं। इज इट क्लियर? हार्बेरियम समझ में आ गया सबको? सीक्वेंस समझना आप यहाँ पे, जो क्वेश्चन आता है वो देखो अब ध्यान से। स्पेसमेन, प्लांट स्पेसमेन है पहला क्वेश्चन, दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन सीड, इसको माउंटिंग भी बोल। ड्राई, पहले ड्राई किया जाए, देखो पहले शीट पे नहीं लगाना, ड्राई, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट। और इस तरीके का आपको एनसीईआरटी में इमेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे कई सारी हार्बेरियम रखी हुई है, अब ऑब्वियसली इनका भी लेबलिंग होता है बाहर से कि कौन सी हार्बेरियम किससे रिलेटेड हार्बेरियम किधर है, तो वो लाइब्रेरी की तरह वर्क करता है। ओके, फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑलरेडी जो नोन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई किया जाएगा और इंफॉर्मेशन वहां पे दी जाएगी। दीज स्पेसमेन along with their description on herbarium sheets become a storehouse और repository for future use। ठीक है, जिसने बनाया वो तो बना के सबमिट करके चला गया, लेकिन अब फ्यूचर में वो किसी को स्टडी करने के काम आ सकता है। जैसे हम लोगों ने सबमिट किया तो हमारे जूनियर देख सकते हैं कि हाँ, कोई कहेगा कि जाओ वहाँ सपना की फाइल रखी है ना, उसकी हार्बेरियम बहुत अच्छी है, उसमें तुम्हें पर्टिकुलर फैमिली की, पोएसी फैमिली की, लेगुमिनेसी फैमिली की, पर्स फैमिली की, कुछ भी बोला मैम ने और इंस्ट्रक्शन दिया, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड प्लांट, फ्रूट, मतलब क्रॉप, जैसे अरहर समझ लो, तो अरहर की या मटर की फली देखा है ना सबने, तो इस तरीके से आप इसको भी स्टोर कर दिया उसमें। ठीक, तो एक तरीके की इंफॉर्मेशन वहां पे हार्बेरियम शीट पे प्रेजेंट मिलेगी, आप जाओ उसको देख लो, एज ए रेफरेंस यूज करो। तो हार्बेरियम शीट्स ऑल्सो कैरी अ लेबल। ये क्वेश्चन है फिर से, ये क्या, ये क्वेश्चन था बेटा, क्या क्या है वहां पे? डिस्क्रिप्शन है, स्टोर हाउस है, लेबल होगा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट,
अब ये भी क्वेश्चन है, एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम, किसने कलेक्ट किया है। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व एज ए क्विक रेफरेंस सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडी। ओके बेटा, क्लियर है। ओके, चलो कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लो, मेरे स्लाइड ऐड करने में हो गया दिक्कत। हाँ, क्या था, स्टैंडर्ड साइज लिखो, 29 × 43 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड साइज है हार्वेरियम पेपर का। ठीक है, इसको हार्वेरियम शीट बोलते हैं, ऑब्वियसली हार्वेरियम शीट। इसमें एक क्वेश्चन और आपको मिलता है, अमेरिकन शीट का स्टैंडर्ड साइज 29 × 41.5 सेंटीमीटर। ओके, और इसको इंच में कन्वर्ट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 11.5 × 16.5 इंच। आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, माउंटिंग क्या होता है, माउंटिंग जिस प्रोसेस से आपने ड्राई अप किया और ड्राई करके अब आप उसको उठा के माउंट करने जा रहे हो, फिक्स करने जा रहे हो हार्बेरियम शीट पे, तो दैट प्रोसेस इज माउंटिंग। ओके बच्चा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन सेम, मैंने बोला लिविंग का है। लिविंग में आप ऐसे ही चले जाओ किसी बॉटनिकल गार्डन में, तो आपको वहां पे क्रॉप्स दिख सकते हैं, कल्टीवेटेड ग्रेन्स दिख सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल प्लांट्स दिख सकते हैं, ब्रायोफाइटा दिख सकते हैं, टेरिडोफाइटा दिख सकते हैं, एंजियोस्पर्म दिख सकते हैं, जिम्नोस्पर्म दिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, हर्ब, श्रब सब वहां पे स्टोर होंगे और वो लिविंग होंगे। क्लियर बेटा, एक गार्डन की तरह होंगे। दिस स्पेशलाइज, तो जस्ट आप ध्यान रखो ये लिविंग का स्टोर हाउस है। Specialized gardens have collection of living plants for reference. Plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled, indicating its botanical scientific name and its family. This is question. Okay, living plant है, this is question. The famous botanical garden, this is repeated question. क्यों इंग्लैंड, जो आपको इमेज दिखाया मैंने। ओके, बॉटनिकल गार्डन में क्यों इंग्लैंड। इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा कलकत्ता में है, फेमस है इंडिया का। एंड NBRI, ये तो मैं अभी घूमी हुई हूँ, लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक और मैंने विजिट किया है, IVRI, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। एकड़ मतलब कई एकड़ में जमीन है और उसमें अलग अलग तरीके के क्रॉप हैं, ये हम लोग कॉलेज से विजिट पे गए थे। इसमें आपको ये जैसे आप मार्केट में देखते हो ना, अलग अलग तरीके के बहुत ज्यादा वेरिएशंस तो नहीं, लेकिन आपने कभी मूवीज वगैरह में या कभी आप ऐसे मॉल वगैरह में देखो तो आपको अलग 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 कलर की गोभी, कॉलीफ्लावर और शिमला मिर्च तो खैर मार्केट में भी दिख जाता है। तो उस तरीके के हाइब्रिड जो नेचर नेचर में नहीं प्रेजेंट थे, और लंबी एक एबनॉर्मल ग्रोथ की हुई लौकी, इस तरीके के कुछ वहां पे एक्सपेरिमेंटल हम लोगों ने देखे थे, वेजिटेबल्स को कल्टीवेट किया हुआ। क्योंकि ये खेत जरूरी ना बेटा, इन सब एक्सपेरिमेंट के लिए खेत तो होना चाहिए, तभी तो आप लैंड रहेगा तभी वहां पे देखोगे। तो ये बड़े बड़े होते हैं एकदम, मतलब सुबह से लेकर शाम तक हम लोग घूमते ही रहते जैसे खेतों में घूम रहे हैं। समझ में आ गया, बस यहाँ पे जो एग्जांपल्स दिए उनको आप मार्क कर लो। देन म्यूजियम। म्यूजियम, म्यूजियम में लिविंग रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा, नॉन लिविंग रहेगा। ठीक है, स्केलेटन का भी म्यूजियम हो सकता है और स्टफ्ड म्यूजियम भी हो सकता है। जैसे आपने वो कोई मूवी वगैरह देखते होगे तो किसी हवेली का आप देखते हो तो
हवेली वगैरह में हमेशा ऐसे सिंग वगैरह मुंह लग, मतलब शेर का कटा हुआ मुंह, हिरन, इस तरीके से दीवालों पे लगे रहते हैं, टंगे रहते हैं, देखा है? तो वो कैसे प्रिजर्व है? वो उसके अंदर के टिश्यू हटा दिए गए, सिर्फ खाल है, जो छाल खाल बोलते हो आप, वो स्किन वाला पोर्शन है और उसके अंदर पूरा स्टफ कर दिया गया। समझ रहे हो बेटा? तो biological museums are generally set up in the educational institutes such as schools and colleges. Museum have collections of preserved plant and animal specimen, दोनों का हो सकता है, for study and reference. तो botanical आया, sea plant, herbarium, sea plant, museum for both, ठीक है? Specimens are preserved in the container or jar in preservative solution. ये लिख लो, तो प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन यहीं पे पेंसिल से लिख लो, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन केमिकल है जिसमें स्टोर किया जाता है। ओके, इससे क्या होता है? रॉटनिंग नहीं होती, सड़ता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होगा। प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसमेन में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसमेन। कैसे? जो अभी मैंने बताया, स्किन, स्केलेटन, वो सब कैसे हो गए? ड्राई स्पेसमेन हो गए बेटा। बोन्स को रखा गया है। आप अभी जैसे जैसे मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो आपको तो पूरी एनाटॉमी पढ़नी है, तो एक ह्यूमन के कई पोर्शन के कटेड पार्ट आपको देखने पड़ेंगे, समझो, वो आपके स्टडी का पार्ट होगा। तो आपको डेड बॉडी दिखाई जाएगी, डेड बॉडी का डिसेक्शन देखोगे आप, पूना भाई एमबीबीएस जैसे बेहोश भी होगे कुछ आप में से। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द पर्पस कि आप स्टडी करने के लिए आप हवा हवाई बातें नहीं करो, आपको दिखना भी चाहिए, तो उसके लिए म्यूजियम है। ठीक है? कई सारे आपको स्लाइसेस दिखेंगे, स्लाइड बनी हुई दिखेंगी, लीवर की अलग दिखेगी, मतलब लीवर, हार्ट, अलग अलग व्यू से, एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, डोर्सल, वेंट्रल, तो कई आपको वहां पे सेक्शंस देखने पड़ेंगे जब आप ह्यूमन एनाटॉमी की स्टडी करोगे। तो वो रियल होंगे, रियल होते तो वो सड़ जाते, तो उनको प्रिजर्व किया जाएगा, तो म्यूजियम जैसे रहेंगे वो बेटा। Plant and animal specimen may also be preserved as dry as specimen. Insects are preserved in insect boxes after collecting, killing and pinning. इंसेक्ट के पास, अब देखो एनिमल किंगडम में हम पढ़ाएंगे तो तुम्हें पढ़ाएंगे, इंसेक्ट के पास एक्सोस्केलेटन होता है। ओके, जैसे आप एक कॉकरोच सबने देखा होगा, तो कॉकरोच के ऊपर आपको विंग्स दिख रहे होंगे, और खैर इतना नियर बाय से तो देखा नहीं होगा, विंग्स तो सबको समझ में आ जाता होगा, लेकिन उसके पास ना एक बाहरी कंकाल तंत्र है, बाहरी एक्सोस्केलेटन। तो इंसेक्ट क्या होते हैं ना, कि पूरे के पूरे डिकम्पोज नहीं होते हैं, अगर आप उनको प्रिजर्व करोगे तो उनका बाहर का आउटर स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, तो उसको पिनिंग कर दिया, उसको पिन से पिनिंग कर दिया। ओके, तो वो स्टोर हो जाता है, और अंदर का जो टिश्यू वाला पोर्शन रहेगा वो डिजेनरेट कर जाएगा। समझ में आई बात बेटा? लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड एंड मैमल, अब ये आपका पूरा मैच द कॉलम में जाता है क्वेश्चन। प्लांट एंड एनिमल को कैसे किया गया? ड्राई स्पेसमेंट्स हो सकता है, सॉल्यूशन में यूज कर सकते हैं, इंसेक्ट को किलिंग, पिनिंग, ठीक है। लार्जर एनिमल्स को क्या करना पड़ेगा? स्टफिंग करनी पड़ेगी। बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली, चलो अब हम कुछ इमेजेस दिखा देते हैं। जैसे ये इंसेक्ट का कलेक्शन है म्यूजियम में, तो दे आर नॉट लिविंग, ये लाइव नहीं है, डेड है, लेकिन इनके पास जो एक्सोस्केलेटन होता है ना, आप जैसे आपके बोन्स है ना, अभी आप उसी तरीके से समझो, वैसा नहीं होता है, लेकिन आप उसी तरीके से समझो कि एक्सो मतलब बाहर का, अपनी बोन क्या है? एंडो, एंडो स्केलेटन अपने पास है, और यहाँ पे एक्सो स्केलेटन, तो ये बाहर का जो आवरण है ना, इसको प्रिजर्व किया जा सकता है। ओके, तो इनके पास बहुत सारे कलर्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट अपीयरेंस है, विंग्स हैं, उनको स्टोर कर लिया गया। तो दिस इज द रेफरेंस। और क्या चाहिए? हम देख के समझते हैं ना कि हाँ, कौन कॉकरोच है, कौन सा बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई की क्या क्या वैरायटी है, ठीक है, ग्रास हॉपर है, तो इस तरीके से हमें एक रेंज मिल जाता है। ये म्यूजियम है, ये हावड़ा वाला, कोलकाता वाला, ठीक है। दिस इज इंडियन म्यूजियम, मैंने घुमा हुआ है, देहरादून का म्यूजियम घुमा हुआ है। बहुत इंटरेस्ट है मुझे, तो इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, और ऑब्वियसली आप भी पढ़े होगे तो फिर घूमोगे फिरोगे। मैंने स्टडी विजिट ज्यादा की हुई है लाइफ में, बाकी मैंने घूमा कहीं नहीं है। नैनीताल में जॉब की थी, इसलिए नैनीताल घूमा हुआ है,
बाय डिफॉल्ट, वरना ऐसे अब तक की लाइफ में मैं घूमने कहीं नहीं गई हूँ। और रत्नागिरी बाय डिफॉल्ट फिर से एक टूरिस्ट प्लेस पे हूँ, तो ये अच्छी जगह है। तो घूमने के पीछे भी देखो मेरा तो पर्पस निकलता है, तो कुछ कर रहे हो तो घूमो। बट ये अच्छा होता है बेटा, आप कभी भी थोड़ा सा और बड़े हो जाओ ना, तो आप स्टडी विजिट करना, कुछ म्यूजियम्स घूमो बड़े बड़े जो इंडिया में ही जो हैं वहां पे जाओ। ठीक है, पार्क वगैरह देखो। रिसर्च सेंटर में तो आपको ऐसे घूमने नहीं जाने दिया जाएगा। हम लोग क्योंकि रिसर्चर्स थे तो हम लोग रिसर्च सेंटर वगैरह भी घूमे। बट म्यूजियम वगैरह तो ओपन होते, पब्लिकली ओपन होते, तो आपको दिखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो, ये सब दांत प्रिजर्व है। ठीक है, ये स्केलेटन दिख रहा है। बाकी इधर 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 देखो तो आप बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रिजर्व की हुई दिख रही है। अब ये क्या, ये देखो बाहरी स्ट्रक्चर ही है, ये कोई डिजाइन नहीं है बेटा। ये कोई ऐसा नहीं कि वो टेडी बियर मिलता है मार्केट में वो रखा हुआ है, ये रियल छाल खाल इनकी दिख रही है, और अंदर से क्या है, पूरा कंप्लीटली स्टफ्ड है। ओके, तो बड़े एनिमल्स वगैरह कैसे रखे जाते हैं, स्टफ्ड, स्केलेटन प्रिजर्व्ड, इंसेक्ट पिनिंग मेथड से रखे जाते हैं। ये सब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे म्यूजियम में। ये देखो पैंथेरा लोग हैं। नाउ नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क। अब ये क्या होगा, फिर से देखो लिविंग नॉन लिविंग वाली गलती तो मत करना बेटा, बहुत छोटे क्वेश्चन हैं। जूलॉजिकल पार्क, जू, आप घूमने गए होगे, उसको क्या बोलते हैं, वहां पे क्या होते हैं, क्या नॉन लिविंग स्ट्रक्चर होता है, म्यूजियम तो है नहीं वो। ठीक है, तो एक एरिया जिसको आपने डिफाइन किया, ह्यूमन ने डिफाइन किया, और वहां पे कुछ हैबिटेट को बनाया गया। जैसे आप जू घूमे होगे, और तो वहां पे आपने देखा होगा कि लॉयन का रहने का एक अपना एरिया है, वो लॉयन जैसा। बंदर का रहने का एक आर्टिफिशियल ब्रांचेस बना के रखा गया होगा। तो मंकीज जिस केज में होंगे वहां पे उस तरीके का एक आर्टिफिशियल, लेकिन उनके हैबिटेट से रिलेटेड इन्वायरमेंट को वहां पे बनाया जाएगा। ओके, जैसे जस्ट सपोज पांडा, पांडा को अगर लाके रखना होगा तो पांडा का हैबिटेट अलग रहेगा बेटा। पोलर बियर, पोलर बियर मैंने सुना ही है कि मुंबई में कहीं पे है, पोलर बियर को रखा गया है, तो उसके लिए पूरा आपको एक वैसा कंडीशन देना पड़ेगा जो उसका नेचुरल हैबिटेट है। मुंबई का हैबिटेट पोलर बियर का हैबिटेट नहीं है, तो आप आर्टिफिशियल पूरा बर्फ वगैरह बनाओ, व्हाइट कलर का अपीयरेंस हो, क्योंकि वो कलर वगैरह सेंस करता है, आइडेंटिफाई करता है। तो उस तरीके से अगर आपने रखा तो फिर वो वहां पे लिविंग एज इट इज रह सकता है। ओके, तो these are the places where wild animals are kept in protected environment। आपने बर्ड सेंचुरी भी देखी होगी। तो सेंचुरी वगैरह क्या होती है ना, ये ऑलरेडी जैसे हम कहें कि जस्ट सपोज यहाँ से मेरिया बंदर से लेके उधर का पूरा एरिया जो है वो रियल फॉरेस्ट है, लेकिन आपको उसके अंदर विजिट करने, जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है, ठीक है, नैनीताल का, वो मैंने घूमा हुआ है। तो जिम कॉर्बेट पार्क में कैसे आपको सफारी, सफारी बोलते हो, आपको मिल जाएगी गाड़ी वगैरह, आपने हायर कर लिया, और उसके बाद आप नेचुरल इन्वायरमेंट को देख रहे हो, जंगल के अंदर आप घूम रहे हो। जूलॉजिकल पार्क वो नहीं है बेटा। जूलॉजिकल पार्क ह्यूमन मेड एरिया है जहाँ पे आर्टिफिशियल नेचुरल हैबिटेट बनाया जाएगा। डिफरेंस समझना दोनों में। एक जंगल आप घूम रहे हो, जंगल को इस तरीके से मेंटेन किया गया है कि आपको पता है किस किस एरिया में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या दिख सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप घूम रहे हो। ठीक है, फिर स्नैक्स वगैरह का बहुत सारा वो होता है, स्टोरेज टाइप्स ऑफ स्नैक्स वगैरह होते हैं वहां पे, स्टोर किए जाते हैं। तो वो जू में आपको देखने को मिलता है, बर्ड्स भी जू में रखी होती है। तो आप घूमे होगे तो आपको दिख रहा है, लेकिन मेन चीज चलो यहाँ पे अपनी थ्योरी को आते हैं। प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, प्रोटेक्शन तो रहेगा बेटा, उनके खाने पीने, वैक्सीन, सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। अंडर ह्यूमन इंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आपको ये सब चीजें ध्यान में रखना है। कोई स्पीसीज अगर इंडेंजर्ड है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, बहुत नंबर में कम, जैसे आपके टाइगर लायन आ रहे हैं अब उसके केस में, तो उनको प्रिजर्व किया जाएगा बेटा, उनके गैमेट्स रखे जाएंगे, उनको आर्टिफिशियली रिप्रोड्यूस किया जाएगा। क्यों, human care, and which enable us to learn about their food habits and behavior. All animals in a zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat, but it is not the natural habitat. मैंने कहा artificially natural habitat, human created natural habitat for that particular animal.
Children love visiting these parks commonly called zoos. ठीक है बेटा, ऐसे आप घूमते फिरते देखा होगा आपने. नाउ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो डॉक्टर कह रही हूँ, जो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, की. क्लियर? कौन सा की है? जैसे आपको ताले के खोलने की चाबी होती है, आप उसको की बोलते हो. उसी तरीके से ना एनिमल दिख रहा है, ना एनिमल प्रिजर्व है, ना ही एनिमल का स्टफिंग है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन है. इट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन. क्लियर? उसको बोलते हैं की, जिससे आपको लीड मिलता जाएगा. जैसे आप इस पूरे पैराग्राफ को ना आप एक इन्वेस्टिगेशन की तरह देखना है. क्राइम पेट्रोल वगैरह सुना है? की एक हिंट मिलता जाएगा, और अगली 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 सीआईडी, क्राइम पेट्रोल, इन सब में क्या होता है कि की मिलता जाता है, लीड मिलता जाता है, और उससे आगे बढ़ते जाता है केस. समझ में आ रहा है? तो की इज अनदर taxonomical aid used for identification of plant and animals based on the similarities and dissimilarities. जैसे मैंने बोला था उस दिन क्लास में कि घर में या कहीं पे भी सांप को देख के मुझे कॉल करोगे तो मुझे वो दिख नहीं रहा है, लेकिन तुमने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लीड मिल रहा है कि वो क्या हो सकता है. Keys are based on the contrasting character, generally a pair called couplet. Contrasting character, black, white. Black के साथ हमेशा white क्यों बोलते हो? Because they are contrasting color. लंबा, छोटा, ठीक है, tall, short, गोरा, काला, तो आप क्या बोल रहे हो? कंट्रास्टिंग. ओके, तो कीज हमेशा क्या होती है? पेयर में होती है. दिस इज फर्स्ट एमसीक्यू. फर्स्ट तो यही हो गया. सेकंड एमसीक्यू यहाँ पे लिखो कपलेट. कपलेट वर्ड पूछा जाता है. कीज आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर. उस पेयर को क्या बोलते हैं? कपलेट. इट रिप्रेजेंट द चॉइस. ठीक है, जैसे मम्मी अगर आपको बाई चांस चॉइस दे दें, वैसे तो आप लोग मम्मी को चॉइस देते होंगे, तो मम्मी अगर चॉइस दे कि बेटा ये खाने में है क्या, कल का मेन्यू है, क्या प्लान करोगे, तो आप चॉइस में कोई एक सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हो ना. उसी तरीके की जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप कपलेट बोलते हो, और उसमें से एक को सेलेक्ट करके आपको लीड मिल जाता है, और आप आगे नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हो. अभी हम दिखाते हैं इमेज, आपको समझ में आ जाएगा. It represents the choice made between two opposite options. Statement wise question में आ सकता है बेटा. This results in acceptance of only one. एक को एक्सेप्ट करो, एक को रिजेक्ट करो, और जिसको एक्सेप्ट किया उसके अकॉर्डिंग आगे मूव करिए. Each statement in the key is called a lead. अंडरलाइन करो. लीड, कपलेट, ठीक है, एक्सेप्शन ऑफ वन, acceptance of one and rejection of one, अपोजिट कैरेक्टर, कंट्रास्टिंग फीचर, ये सब क्वेश्चन है यहाँ का. 4-5 स्टेटमेंट को मिला के पूछ लेगा व्हाट इज द इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू की, तो पूरा पैराग्राफ क्वेश्चन में आ जाएगा बेटा. बायो के लेंथी पेपर बन रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहो. ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड अ लीड. Separate taxonomic keys are required for each taxonomic category. Again, आप किंगडम का क्लासिफाई करने के लिए आप क्लास की कैटेगरी का की नहीं इतना पढ़ोगे बेटा. समझ में आ रहा है? ठीक है, तो फैमिली की की अलग होंगी, जीनस की अलग होंगी, स्पीसीज की अलग होंगी. जैसे कॉर्निवोरा कल हमने देखा था ऑर्डर, तो कॉर्निवोरा की अलग है, लेकिन कॉर्निवोरा के अंदर आप फिलिडी देखोगे तो फिलिडी की अलग है, कैनेडी देखोगे तो कैनेडी की अलग है. समझ में आई बेटा? तो अलग अलग कैटेगरी लेवल पे डिफरेंट कीज प्रेजेंट है. दिस इज अगेन क्वेश्चन एनालिटिकल इन नेचर. आप एनालिसिस कर रहे हो. इफ एल्स, इफ एल्स, अगर ये है तो आगे बढ़ो, एल्स नहीं है तो इस पे जाओ. ठीक है, जैसे देखो, देखते हैं. प्लांट्स है, हमें प्लांट्स को कैटेगराइज करना है. प्लांट के फीचर देख रहे हैं, तो दिस इज कपलेट. ये क्या हो गया? कपलेट. और हर एक क्या है? लीड. एक लीड एक्सेप्ट होगी, एक लीड रिजेक्ट हो जाएगी.
एक लीड एक्सेप्ट होगी, एक लीड रिजेक्ट हो जाएगी। तो सीड के बेसिस पे पहली लीड देख रहे हैं। अब ये क्लासिफिकेशन का ही पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। प्लांट विच डोंट मेक सीड, दो में एक ही पॉसिबिलिटी होती हो सकती है बेटा, या तो सीड बनाता होगा या तो सीड नहीं बनता होगा उसमें, समझना अच्छे से, ठीक है। नहीं बनता है तो ये सारा कट, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब नहीं बनता है तो इसमें जाते, चलो हम बनता है वाला करते हैं। सीड बनता है, ठीक है, सीड प्रेजेंट है उस प्लांट में, तो ओके। आगे आते हैं। अब हमारे पास फीचर ये है कि सीड बनता है तो दो कंडीशन है, या तो वो फ्लावरिंग होगा या तो नॉन फ्लावरिंग होगा। डायरेक्ट सीड बन रहा होगा या फ्लावर के बाद सीड बन रहा होगा। तो चलो, फ्लावर है, नॉन फ्लावर है, फिर से ये क्या हो गया बेटा, कपलेट हो गया। फ्लावर है, इसके साथ आगे बढ़े तो एंजियोस्पर्म हो गया, और आगे एक एग्जांपल हमने बोला कि सनफ्लावर का इमेज दिख रहा है। नॉन फ्लावर है तो जिम्नोस्पर्म हो गया, क्योंकि सीड तो था ही। तो कोनिफर में चले गए, ये हमें पाइनस का एग्जांपल दिख रहा है। आई बात समझ में? अब इधर देखो, अगर हम गए होते कि डोंट मेक सीड, सीड नहीं बनता है, तो ये कट हो जाता। इधर हम आ जाते, हैज नो ट्रू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव। अब आपने प्लांट किंगडम पढ़ा नहीं है, नहीं तो आप ये फटफट मुझे ही बता देते। तो सभी प्लांट्स में रूट शूट सिस्टम नहीं होता है बेटा, ठीक है। यहाँ लिखा है नो ट्रू रूट शूट लीव्स, तो मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तो इधर चले गए, टेरिडोफाइटा यहाँ जा रहा है। शूट सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं आगे कि ये ब्रायोफाइटा हो सकता है या एल्गी हो सकता है। तो अब चलो, आपने प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा है तो इस पे हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं। आप फीचर्स को देख के यहाँ तक पहुंच गए कि वो एल्गी है कि ब्रायोफाइटा है। आई बात समझ में? कोई इजी सा एग्जांपल लेते हैं, ये भी आप पढ़े नहीं होंगे। एक मैं आपको दिखाती हूँ। चलो, जैसे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन हमेशा कैसे होंगे, डबल फॉर्म में। उसका आंसर होगा या तो नो या तो हाँ, यस या नो, क्लियर। डज इट हैव, एक ऑर्गेनिज्म किसी को दिख रहा है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसी को कैरेक्टराइजेशन बता रहा है। डज इट हैव हेयर और फर, क्या उसके हेयर और फर हैं, यस और नो। तो नो अगर नहीं है तो गो टू ऑप्शन 2। सेकंड क्वेश्चन को देखो, डज इट हैव फेदर, नो, देन गो टू 3, इट इज फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर यहाँ पे बोल दिया कि एक्सटर्नल है तो गो टू 4। फोर्थ क्वेश्चन को देखो, डज इट हैव गिल्स एज एन एडल्ट, गिल्स है, नहीं है तो वो मेढक में एम्फीबिया में चला जाएगा, अगर गिल्स होंगे तो वो फिशेस में चला गया। अब यस पे चलते हैं, यस वाली लीड पे। डज इट हैव हेयर एंड फर, यस तो मैमल हो सकता है, मैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स है हेयर। रैबिट अपन मैमल्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। मिल गया हमें, एक लीड मिल गया। क्या वो, अब रैबिट से ऑब्वियसली और क्वेश्चन होंगे और की आएंगे कि वो कौन सा है, कैसा स्ट्रक्चर है, तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि वो आपका मैमल साइट में जाएगी इंफॉर्मेशन। तो समझ में आया? कंक्लूजन यही है कि की में दो स्टेटमेंट होंगे, कपलेट होंगे, कंट्रास्टिंग होंगे, या तो यस या तो नो, और एक को ही लेके आप आगे बढ़ोगे नेक्स्ट स्टेप। बोथ आर नोन एज लीड, वन लीड, सेकेंड लीड, दोनों में से एक को एक्सेप्ट करोगे, एक को रिजेक्ट करोगे। एक्सेप्ट करोगे, उससे आपको फिर से अगली की मिलेगी, जिसके पास फिर से दो ऑप्शन होंगे सेम वे में, यस और नो, और आप आगे बढ़ते जाओ। इज इट क्लियर बेटा? समझ में आई? जैसे यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लगा दिए हैं, लेकिन बात वही है कि अभी आपने एनिमल किंगडम वगैरह पढ़ा नहीं है, तो इन एग्जाम्पल्स पे हम लोग कभी फिर बात कर लेंगे। जैसे ये मैं शायद समझा पाऊँ आपको। एक एनिमल दिख रहा है, उसके पास ड्राई स्किन है, दो ऑप्शन, है या नहीं है, ठीक है। है है तो फिर अगला क्वेश्चन, हेयर है क्या, हेयर है, या तो होगा या तो नहीं होगा, हाँ है। अपोजिबल थंब है क्या, हम लोग क्या थंब देखो, हमारा थंब बाकी फिंगर से 90 डिग्री पे है, अपोजिट है, ठीक है। तो अपोजेबल थंब है, अपोजेबल थंब है, यस, आगे बढ़ गए। नहीं है तो एक एक अलग जा सकते हैं, ठीक है बेटा। हम चल रहे हैं अपने आप को डिस्कवर करें। देन हम पूछ रहे हैं अपोजेबल थंब है, चलो ठीक है, क्या अपोजेबल थंब के बाद गोरिल्ला का भी अपोजेबल थंब हो सकता है बेटा? बाइपेडल मूवमेंट कर रहा है या टेट्रापेडल मूवमेंट कर रहा है? तो बाइपेडल मूवमेंट कर रहा है, पहुंच गए ह्यूमन के पास।
आर यू गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन बेटा? क्लियर है? की इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसी तरीके से ये टैक्सोनॉमिक की हो गई, ग्रीन कलर बॉडी, लेग्स, ये सब हम लोग कभी बात कर लें। अब की से रिलेटेड दो टर्म आपको मिलेंगे। वेरी गुड बेटा। दो टर्म मिलेंगे आपको कहाँ पे, जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे। एक मिलेगा इंडेंटेड की, एक मिलेगा ब्रैकेटेड की। बहुत क्लोजली रिलेटेड। ठीक है, क्लोजली रिलेटेड, एक ही कैटेगरी में आप क्लोजली रिलेटेड इंफॉर्मेशन को एक एक दूसरे से इंडेंट हो रहा है। ठीक है, दैट इज इंडेंटेड की। और डिस्टेंटली रिलेटेड है, मतलब आप फ्लावर कलर की बात कर रहे हो तो एक रेड है, एक व्हाइट है। ठीक, कलर तो फ्लावर ही बात कर रहे हो, लेकिन दोनों बहुत ही डिफरेंट जा रहे हैं। तो ऐसी की क्या होती है? ब्रैकेटेड की। ओके, क्लोजली डिस्टेंटली आप ऐसे याद रखना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है फ्लावर्स का। इंटेंडेड की में फ्लावर्स इन शेड्स ऑफ रेड, फ्लावर्स ब्लड रेड, रेड के ही आप क्रिप्टन रेड, क्रिम्सन रेड, ब्लड रेड, इस तरीके से आप देख रहे हो। तो आप वहां पे क्या देख रहे हो? फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स की बात है बेटा, ये अभी आपको पूरा नहीं समझ में आएगा। जो हम बता रहे हैं बस उतने पे फोकस करो। अगर ब्लड रेड दिख रहा है, क्रिम्सन रेड दिख रहा है वो रेड ही। रेड के अंदर आपने दो देख लिया, एक मैंने क्या बताया, रेड है, पिंक है, रेड है, व्हाइट है, तो डिस्टेंट हो गया। लेकिन रेड के शेड है। ओके, तो उसमें क्या हो गया? बहुत क्लोज है। तो आप बस ये याद रखो कि इंडेंटेड क्लोजली रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगी की, एंड ब्रैकेटेड डिस्टेंटली रिलेटेड मिलेगी। जैसे फ्लावर इन शेड रेड, फ्लावर इन शेड रोज पिंक। ओके, फिर आपको अगली की दिख रही है, गो टू टू, गो टू थ्री, इस तरीके से आप सारे की तक। अब आपको ये वन बाय वन आप देखोगे तो आपको एक वे तो समझ में आएगा, लेकिन सारे टर्म्स आपको नहीं समझ में आएंगे, इसलिए इस पर टाइम देने का कोई नीड नहीं है। सिंपली आपको की क्या होती है ये समझ में आ गया होगा। ओके बच्चा, की इज क्लियर। कपलेट, लीड, एनालिटिकल फीचर, टैक्सोनॉमिकल एड। नाउ लास्ट आता है फ्लोरा, मैनुअस, मोनोग्राफ। फ्लोरा, मैनुअस, मोनोग्राफ, ये तीनों ही स्ट्रक्चर आपके कैटलॉग्स, कैटलॉग भी इसी में आएगा, एक तरीके की इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में कैरी करेगा बेटा। इंफॉर्मेशन इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। जैसे आप कभी आप कोई कपड़े वगैरह खरीदने गए होंगे तो आपको कैटलॉग मिलता है कि एक सैंपल वो दिखा देंगे, या कोई डिजाइनर कैटलॉग दिखा दिया शूट का, शर्ट का। ठीक है, और बताएंगे कि इस कैटलॉग से आप पसंद कर लो, तब वो पीसेस को निकालेंगे, एक्चुअल में वो कहाँ पे वो ड्रेस है उसको वो आपको शो करेंगे। आई बात समझ में? मैनुअल समझो आप, जैसे आपने लैपटॉप खरीदा, क्रेज आया घर में, तो उसके साथ एक बुकलेट आती है, मैनुअल आता है कि हाउ टू ऑपरेट, हाउ टू असेंबल, हाउ टू मतलब किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। तो रिटर्न फॉर्म में आपको एक मैनुअल मिलता है। समझ में आ रहा है? उसी तरीके से टैक्सोनॉमिकल फ्लोरा, मैनुअल, फोनोग्राफ और कैटलॉग हो जाते हैं। इस पूरे एरिया से आएगा तो कोई एक ही क्वेश्चन, लेंदी फॉर्म में मैच द कॉलम बनाना होगा तो वो सबको ले लेगा, की को, फ्लोरा को, मोनोग्राफ को, कैटलॉग को। ठीक है, और सिंगल पूछेगा तो कोई भी एक इजी सा की से रिलेटेड आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते। Are some other means of recording description, they also help in correct identification. Obviously information है, correct identification में help करेंगे। Flora contains the actual account of habitat and distribution of plant. आप फ्लोरा और फोना, आपने दो वर्ड भी सुना होगा। किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में आप फ्लावर्स की स्टडी करते हो, आप प्लांट्स की स्टडी करते हो, इट इज दैट इज नोन एज फ्लोरा, रिलेटेड टू प्लांट्स। और उस एरिया में प्रेजेंट एनिमल्स की स्टडी करते हो तो दैट इज रिलेटेड टू फोना। तो फ्लोरा एंड फोना हम लोग ऐसे जनरल लैंग्वेज में कई जगह कई चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे वो नहीं है, एक्चुअली उस एरिया के रिकॉर्डेड, क्लियर, उस एरिया के रिकॉर्डेड हैबिटेट के बारे में, प्लांट के बारे में रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज द फ्लोरा। अब जैसे मैं बोलूं कि रत्नागिरी का फ्लोरा, तो हमें एक बुक पढ़नी पड़ेगी कि रत्नागिरी में किस किस वैरायटी के प्लांट हैं, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या एरिया है। ये बुक ऑलरेडी पब्लिश्ड है, नोन है। ओके बच्चा, तो वो फ्लोरा हो जाएगा, एक ब्रॉडर बुक हुई। आई बात समझ में?
Flora contains the actual account of habitat and distribution of plants of a given area, न कि किसी plant species पे study किया गया. एक area में present different plant हैं, तो diversity है यहाँ. Okay, these provide the index to plant species found in a particular area. अब जैसे आपने बुक के आगे आपके चैप्टर के इंडेक्स दिए हुए हैं, उसी तरीके से फ्लोरा में क्या होंगे कि प्लांट की वैरायटी के इंडेक्स होंगे, एरिया वाइज होंगे. आई बात समझ में? जैसे इमेज देखो आप, न्यू फ्लोरा ऑफ द ब्रिटिश एजल्स, ये एक एरिया हो गया. इस एरिया के फ्लोरा को दे दिया गया एक आर्टिकल, एक मैगजीन की तरह ही पूरा बुक पब्लिश हो गया. आई बात समझ में बेटा? व्हाट इज फ्लोरा? छोटे छोटे डिफरेंस है इनमें. नाउ मैनुअल्स, समझ में आ गया? मैनुअल्स, फ्लोरा समझ में आया, की समझ में आ गई. नाउ नेक्स्ट है मैनुअल. मैनुअल क्या हो गया? आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया. मैनुअल में कैरेक्टरिस्टिक्स दी होगी कि आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किसी एरिया में प्रेजेंट स्पीसीज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो फ्लोरा के अंदर एक छोटा पार्ट हो गया आपका मैनुअल. जैसे मैंने बोला ना, आपके घर के पूरे इंस्ट्रूमेंट की इंफॉर्मेशन आप लिख दो तो वो हो गया फ्लोरा. ठीक है. फिर आप इंडिविजुअली वॉशिंग मशीन की इंफॉर्मेशन, ओवन की इंफॉर्मेशन, फ्रिज की इंफॉर्मेशन, आपके लैपटॉप की इंफॉर्मेशन, टीवी के असेंबलिंग की इंफॉर्मेशन, इन सभी की छोटी छोटी बुकलेट आप दिखा रहे हो, तो दैट इज मैनुअल. इज इट क्लियर? बताओ बेटा फटाफट. ट्रेनिंग मैनुअल ऑन कोरल्स. कोरल्स आपके सी साइड में दिखते हैं कोरल्स. ठीक है. टैक्सोनॉमी इन साउथ ईस्ट एशिया, तो एक स्पेसिफिक हो गया. अब इसमें सिर्फ कोरल की कैटेगरी, कोरल की स्पीसीज, सब स्पीसीज, शेप, स्ट्रक्चर, फाइंडिंग, उसके बारे में दिया होगा. तो ये क्या हो गया उसका मैनुअल. फ्रिज के बारे में दिया है, फ्रिज का मैनुअल. ओके बेटा. वॉशिंग मशीन के बारे में दिया, वॉशिंग मशीन का मैनुअल. तो वही चीज है. नेक्स्ट आते हैं मोनोग्राफ. मोनोग्राफ कंटेन, या अंडरलाइन कर लेना, इंफॉर्मेशन ऑफ ओनली वन टैक्सॉन. किसी एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन, जैसे सिर्फ स्पीसीज की इंफॉर्मेशन, सिर्फ जीनस की इंफॉर्मेशन, सिर्फ फाइलम. यहाँ देखो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है ना, एक स्पीसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन, सारा क्लासिफिकेशन, ये कई सारे स्पीसीज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन. लेकिन मोनोग्राफ और स्पेसिफिक हो गया. इट इन्फॉर्म, ये कई सारी स्पीसीज का इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन एक लेवल पे, एक टैक्सोनॉमी की हायरार्की पे. फाइलम का मोनोग्राफ अलग हो सकता है, गूगल जीनस का मोनोग्राफ अलग हो सकता है. ओके. फैमिली का मोनोग्राफ अलग हो सकता है, ट्राइब का मोनोग्राफ अलग हो सकता है. तो ओनली वन टैक्सॉन के बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा, उस लेवल की स्टडी रहेगी इसमें. ओके. जैसे यहाँ पे लिखा है मोनोग्राफ एंड रिवीजन ऑफ द इंडियन साइप्रिनेट फिशेस ऑफ द जीनस गारा. तो इस गारा जीनस के अंदर अब आने वाली सारी इंफॉर्मेशन होगी जो इसकी स्पीसीज, सब स्पीसीज, एक हिंट होगा, और जीनस की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी होगी. फोकस किस पे होगा? जीनस पे. ओके बेटा. क्लियर. जैसे यहाँ दूसरा है मोनोग्राफ ऑफ द निम्फेडेमा. तो यहाँ पे देखो आप, फाइलोजेनी, टैक्सोनॉमी, बायोलॉजी एंड बायोजियोग्राफी, ये कहाँ पे है, कैसा है, कैसे प्रेजेंट है, सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में ही मिलेगी उस पर्टिकुलर लेवल. ओके. क्लियर है? इसी के साथ सेवा समाप्त होता है, चैप्टर खत्म. बोलो जय माता दी. लास्ट में समरी दी हुई है, आप अपने से पढ़ो बेटा. समरी तो आपको खुद पढ़नी चाहिए, खुद बनाओ. अच्छा लिखा है, जिन्होंने भी सबमिट किया सबकी समरी अच्छी है. और शॉर्ट एंड स्वीट लिखने की बस कोशिश करें. अभी सेंटेंसेस ज्यादा लिख रहे हो, ग्राफ कम यूज कर रहे हो, फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश ज्यादा करो. ठीक है. तो ये समरी है, आपको एनसीईआरटी में भी लास्ट में दिया हुआ है. चैप्टर में आपने क्या देखा? पूरी वैरायटीज दिया देखा, फिर मिलियंस स्पीसीज नोन है, लेकिन बहुत सारी अभी अननोन भी हैं.
फिर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के उनको आइडेंटिफाई करते हैं, पूरी एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर देख लिया हम लोगों ने, टैक्सोनॉमिक की हायरार्की देखा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी देखी, कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट टैक्सॉन को देखा, व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग दोज टैक्सॉन, वो सारी चीजें देखी हमने। ठीक है, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। फिर टैक्सोनॉमिकल एड देखा लास्ट में कि हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों हम ये स्टडी करें। अलग अलग कोर्स, अलग अलग पर्पस है। देखो, हर किसी का ऑब्जेक्टिव अलग है। एक स्टूडेंट अलग लेवल पे स्टडी करेगा, रिसर्चर अलग लेवल पे, एक फार्मर ट्रेनिंग चल रही होगी तो उसको क्रॉप कल्टीवेशन कैसे उसी एरिया में उतने ही टाइम में वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉप को कल्टीवेट कर पाए, उसकी यील्ड बढ़े। तो अलग अलग पर्पस है, लेकिन उसी पर्पस के अकॉर्डिंग रिसर्च या स्टडी को एक इंफॉर्मेशन क्या डिलीवर करना है वो एक समराइज की जा सकती है। लेकिन सबका स्टार्टिंग कहाँ से होगा? पूरी बल्क जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर स्पीसीज के बारे में, वहां से वो स्टार्ट हो। इज इट क्लियर बेटा? कल से स्टार्ट होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो भी इजी चैप्टर है, बस पढ़ते चलना है। थ्योरिकल चैप्टर है, समझना है, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखना है एंड देन क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ना। चलो इसको फटाफट रिवाइज कर लो, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज सॉल्व करना अब स्टार्ट करो। कल वेडनेसडे तक खत्म हो गई कहानी कल की, अब आज से आप स्टार्ट करो इसकी एमसीक्यूज। एक दो दिन में खत्म हो जाएंगे, छोटा चैप्टर है, छोटे एमसीक्यूज हैं। जस्ट आप देखो पीवाईक्यूज पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। आज आप मॉड्यूल कर लो, कल हम आपको एक्स्ट्रा पीडीएफ दे दें। चलो बाय बाय, टेक केयर। कुछ बहुत ज्यादा इररिलेवेंट क्वेश्चन मिले तो जस्ट सेंड इट टू मी, उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, वो अब नहीं आते होंगे तभी मैंने कवर नहीं किया है। ओके, और कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम से रिलेटेड है, तो उस पर भी आपको बहुत टाइम देने की नीड नहीं है। बस आप ये फोकस करो कि जो मैम ने पढ़ाया वो हो रहा है कि नहीं सॉल्व, बाकी मुझ पे छोड़ दो। हैप्पी नवरात्रि बेटा, आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। खुश रहो, मस्त रहो, जय माता दी करो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते रहो। बाय बेटा, बाय, गुड डे बेटा।